नमस्कार। देश की राजधानी दिल्ली में ब्लैक फंगस के तेजी से बढ़ते मामलों के चलते इसे महामारी घोषित कर दिया गया है। हाल यह है कि 21 मई को दिल्ली में ब्लैक फंगस के करीब 200 मामले आए थे, जबकि 26 मई को 620 केस हो चुके हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कल कहा था कि ब्लैक फंगस की दवाओं की कमी है और इसके चलते मरीजों के इलाज में देरी हो रही है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि एंटी फंगस दवा की 400 वॉयल हमें मिल रही हैं, जबकि रोजाना 4000 वॉयल्स की जरूरत है। कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? ट्रीटमेंट पूरा मिल रहा है? उधर उत्तर प्रदेश में 20 लोगों को अलग अलग वैक्सीन के 2 डोज दिए जाने के मामले में नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल ने कहा है कि इसका गलत प्रभाव नहीं होगा। हालांकि प्रोटोकॉल क्लियर है कि जिस वैक्सीन की पहली डोज लगे, दूसरा डोज भी उसी का लगे। सिद्धार्थनगर के एक सरकारी अस्पताल में 20 लोगों को अलग अलग वैक्सीन की 2 खुराक देने पर विवाद हुआ था। हमारा प्रोटोकॉल बिल्कुल क्लियर है कि जिस वैक्सीन की पहली डोज दी जाती है उसकी ही सेकेंड डोज देनी है। लेकिन मैं ये भी कह सकता हूं कि अगर दूसरे वैक्सीन की डोज भी लग जाए तो शायद कोई ऐसे सिग्निफिकेंट एडवर्स इफेक्ट शायद अनलाइकली है। इनफैक्ट ये भी एक साइंटिफिक नैरेटिव चलता है कि एक वैक्सीन के बाद दूसरा दिया जाए तो इम्यूनिटी और भी स्ट्रांग तरीके से उभर के आती है। बट सर्टनली आई अपील टू ऑल आवर फेलो हेल्थ वर्कर्स टू काइंडली मेक श्योर दैट वी गिव द सेम वैक्सीन ऑफ विच द फर्स्ट डोज हैज बीन गिवन द सेकंड टाइम। उधर डीआरडीओ की कोरोना मरीजों की दवा 2DG की दूसरी खेप डॉक्टर रेड्डीज लैब ने जारी कर दी है। इस दवा की 10,000 खुराक देश भर के अस्पतालों को दी गई है। जून के पहले या दूसरे हफ्ते में ये दवा बाजार में उपलब्ध हो जाएगी। इंदौर के एक प्राइवेट अस्पताल के आईसीयू में भर्ती हैं 70 साल की संतोष गोयल। कोरोना की वजह से ऑक्सीजन लेवल 75 से 80 के आसपास पहुंच गया। रेमडेसिविर सहित सारी दवाएं दी गई। हालत लगातार बिगड़ती चली गई। जब डीआरडीओ की दवा 2G दी गई तो ऑक्सीजन लेवल 94-95 तक पहुंच गया। अचानक सेहत में काफी सुधार हुआ। मुझे जो शीशे मिले हैं उससे मेरी तबीयत में बहुत तेजी से सुधार आया और वैज्ञानिकों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि देश में ये शीशे जल्दी से जल्दी उपलब्ध कराया जाए ताकि मेरे जैसे और भाई बहनों को जल्दी से जल्दी आराम आए। जो जहाँ ये पहले 20 लीटर ऑक्सीजन पे थी, अभी आप देख सकते हैं 4 से 5 लीटर ऑक्सीजन पे आ गई है। डीआरडीओ ने बताया है कि इस दवा से ऑक्सीजन की जरूरत कम पड़ती है और वायरस का बढ़ना भी रुकता है। फेज 2, फेज 3 ट्रायल्स में डीआरडीओ ने पाया कि ये कारगर है और ऑक्सीजन की डिपेंडेंसी को या हॉस्पिटल से रिलीज थोड़ा 2-3 दिन पहले हो जाती है। तो एक काफ़ी बड़ी बात है, क्योंकि आज जबकि कोविड के लिए कोई एकदम से स्पेसिफिक दवा या लाइफ सेविंग ड्रग नहीं है, उसमें रेमडेसिविर जैसे या और भी जो उपाय किए जा रहे हैं उनकी तुलना में 2DG भी एक बड़ी सहायता है, बड़ी हेल्प है इस महामारी से हमारे संघर्ष के लिए। ये दवा 17 मई को रक्षा मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ने लॉन्च की थी। 10,000 दवाओं की खुराक एम्स और सेना के अस्पताल को दी जा चुकी है। अब दवा बनाने वाली डॉक्टर रेड्डी लैब ने और 10,000 दवाओं की खुराक देश भर के अस्पतालों को दी है। उम्मीद है जून के पहले या दूसरे हफ्ते तक यह दवा बाजार में उपलब्ध होगी। तब इससे कोरोना से परेशान मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी। हालांकि यह दवा सीधे दवाई की दुकान से नहीं मिलेगी, बल्कि मरीजों को सीधे अस्पताल के जरिए ही उपलब्ध कराई जाएगी और इसकी कीमत भी अधिक नहीं होगी। नई दिल्ली से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। पहलवान सागर धनखड़ की हत्या के मामले में एक तस्वीर आई है जिसमें सुशील कुमार खुद डंडा लेकर सागर पर हमला करता हुआ नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि ये वीडियो सुशील ने अपने दोस्त प्रिंस से बनवाया था ताकि उसका दबदबा नजर आए। इस वीडियो के आधार पर पुलिस ने जो ओलंपियन है सुशील, उसको गिरफ्तार किया। और जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मुकेश सेंगर। मुकेश, अब ये वीडियो भी सामने आ गया है, क्या और कह रही है पुलिस इस पूरे मामले में?
देखिए, ये जो फोटो है इसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि 4 मई की रात किस तरह से सुशील पहलवान सागर धनखड़ पर डंडे से छत्रसाल स्टेडियम में हमला कर रहे हैं। और पुलिस ने कोर्ट में दावा किया है कि उनके पास पूरा वीडियो है जिसमें सुशील कुमार सागर को बहुत बुरी तरह मार रहे हैं, जानवरों की तरह उनको मारा जा रहा है, इस तरह का दावा पुलिस ने कोर्ट में किया था। तो पुलिस के पास ये पूरा वीडियो है जिसमें सुशील कुमार खुद सागर धनखड़ को डंडे से मार रहे हैं और साथ में उनके साथी भी मार रहे हैं। फिलहाल जो सुशील पहलवान है वो पुलिस कस्टडी में, उससे पूछताछ हो रही है। लेकिन खास बात यह है कि ये जो पूरा वीडियो है मारपीट का जिसमें सुशील जो है मार रहे हैं, ये वीडियो सुशील पहलवान ने खुद अपने एक साथी प्रिंस से बनवाया था, ताकि जब वो मारपीट कर लें उसके बाद इस वीडियो को तमाम पहलवानों में और गैंगस्टरों में सर्कुलेट किया जाए, जिससे सुशील पहलवान का दबदबा जो बाकी के पहलवान हैं उनके ऊपर बना रहे। लेकिन बाद में जब प्रिंस पकड़ा गया और उसका मोबाइल सीज किया गया तो उसके मोबाइल से ये पूरा वीडियो मिला और उसी वीडियो की ये फोटो है जिसमें सुशील पहलवान सागर को मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश इस जानकारी के लिए। और अब खबर है बनारस से। वाराणसी में सिंधिया घाट से लेकर राजा घाट तक गंगा का पानी हरा हो गया है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। जानकारों के अनुसार ये चिंता की बात है कि कहीं गंगा के अस्तित्व को नुकसान न पहुंचे। ये बनारस के सिंधिया घाट के आसपास की गंगा है। आप इसके पानी पर गौर कीजिए, इसमें और किसी गंदे ठहरे पानी में कोई अंतर नहीं है। पानी हरा हो गया है इसलिए कि इसमें काई जम गई है। अब इतने गंदे और जहरीले पानी में कोई उतरने की हिम्मत कैसे करे। राधे कृष्ण रस्तोगी बीते 40 साल से गंगा स्नान के साथ ही दिन की शुरुआत करते हैं। इन दिनों गंगा की ये दशा देखकर बेहद दुखी हैं। गंगा नदी में ऐसा काई तो हम लोगों ने कभी जीवन में भी नहीं देखा है, जो काई आज जम रही है, जैसे वरुणा नदी में जम जाती है। राधे कृष्ण की तरह ही घाट के तीर्थ पुरोहित भी गंगा की इस दशा को देखकर बेहद चिंतित हैं। गंगा की स्थिति एक श्लोक है, गंगा गंगेत यो ब्रूयात योजना नाम सतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकं स गच्छति। अन्य 400 कोस दूरी पे गंगा का नाम लीजिए, गंगा की हवा लग जाए, स्नान करने का फल होता है। लेकिन ये गंगा का हाल देखिए, ऐसा कभी देखा गया नहीं है। कई दशकों से गंगा प्रदूषण के लिए गंगा अनुसंधान प्रयोगशाला चला रहे संकट मोचन मंदिर के महंत इसका एक बड़ा कारण ललिता घाट के सामने गंगा के भीतर बन रहे प्लेटफॉर्म को मानते हैं, जिसने गंगा के प्रवाह को रोक दिया है। कभी इधर कुछ चेंजेस हुए हैं वहाँ पे। अभी जैसे आपके ललिता घाट पे एक बड़ा प्लेटफॉर्म बन रहा है और संजोग से वो रिवर बेड में घुस के बन रहा है, तो वो कायदे से देखिए तो नेचुरल जो फ्लो है वो ऑब्स्ट्रक्ट होगा। हमारे ख्याल से 30-35 मीटर उसकी चौड़ाई है गंगा जी के पार्ट के अंदर, तो जहाँ ऑब्स्ट्रक्ट होगा तो फ्लो भी इफेक्ट होगा। और ये जो अभी ग्रीन कलर आपको दिख रहा है, ये तो संभवतः वहाँ एक्सेस न्यूट्रिएंट्स आ रहे हैं और जो कि सीवेज के माध्यम से गंगा जी में आते भी हैं, तो उसके वजह से एल्गल ग्रोथ के वजह से वो ग्रीन कलर आपको दिख रहा होगा। गौरतलब बात यह है कि पहले 80 से लेकर ललिता घाट तक गंगा का पानी हरा नहीं था, उसके आगे के घाटों में ही हरा पानी दिख रहा है। हालांकि तेज हवा चलने के कारण अब बाकी के घाटों में भी पानी हरा नजर आने लगा है। गंगा तकरीबन 40 करोड़ लोगों की जीवन धारा है। पीने के पानी से लेकर खेती तक हम गंगा पर निर्भर हैं। गंगा मोक्षदायिनी भी है, यानी मृत्यु के बाद मुक्ति के लिए भी हमें गंगा चाहिए। पर बड़ा सवाल ये है कि कैसी गंगा, साफ सुथरी या फिर इस तरह जिसका पानी हरा हो गया है। वाराणसी से पुरुषोत्तम के साथ अजय सिंह, एनडीटीवी इंडिया। कोरोना मरीजों को पैसे लेकर बेड देने के मामले में कर्नाटक में राजनीतिक जो विवाद है वो बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस ने कहा है कि इस मामले में गिरफ्तार शख्स बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या और बीजेपी विधायक सतीश रेड्डी से जुड़ा हुआ है। कांग्रेस के अनुसार बीजेपी अपने ही बुने जाल में अब फंस गई है। बाबू मुनिराज को क्राइम ब्रांच ने बेड स्कैम के मास्टरमाइंड के तौर पर गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि ये वो शख्स है जो बीजेपी विधायक सतीश रेड्डी के साथ बीबीएमपी कोविड वॉर रूम में गया था।
ऐसे में अब कांग्रेस सीधे तौर पर बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या और बीजेपी विधायक सतीश रेड्डी के साथ साथ उन सब पर सवाल उठा रही है जिन्होंने बेड घोटाले को लेकर वॉर रूम में हंगामा खड़ा किया था। सिर्फ सतीश रेड्डी ही नहीं बल्कि सांसद तेजस्वी सूर्या और उनका पूरा ग्रुप सबने यही कहा था कि हम एक स्कैम को उजागर करने जा रहे हैं और उन्होंने किया। यानी बीजेपी सरकार ने ये स्कैंडल किया है, ये लोग सभी उसके हिस्से हैं। ये पूरा बेड स्कैम बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने किया। बहुत साफ है सांसद और उनके साथियों का इसमें हाथ है। दरअसल हाल ही में बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या, विधायक सतीश रेड्डी के अलावा 2 और विधायकों के साथ दक्षिण बेंगलुरु के कोविड वॉर रूम में और हंगामा किया कि वहां हुई 212 नियुक्तियों में 17 मुसलमानों को नौकरी क्यों दी गई। ताहिर अली खान, सादिक बादशाह, मोहम्मद जैद, अलसाई सईर, उमेर खान, सलमान हुरीफ, जमीर पाशा, जबीउल्लाह खान। इसके बाद सियासत गर्मा गई। कांग्रेस विधायक सौम्या रेड्डी के साथ मुस्लिम कर्मचारी धरने पर बैठ गए। अब कांग्रेस इन्हीं बीजेपी विधायकों और सांसद पर सवाल उठा रही है, लेकिन बीजेपी विधायक सतीश रेड्डी आरोपी बाबू को पहचानने से भी अब इनकार कर रहे हैं। मैं बिल्कुल साफ कर रहा हूं कि मेरे खिलाफ गलत आरोप लगाया गया है। मैं किसी बाबू को नहीं जानता हूं। हमारे इस विधानसभा क्षेत्र में 5 लाख लोग हैं। कौन क्या कर रहा है मुझे कैसे पता चलेगा? ये मेरा आदमी नहीं है। अगर ये मेरा आदमी है तो भी उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बेवजह मुझे इस मामले में ना खींचा जाए। कर्नाटक में बीजेपी की सरकार है और महानगर पालिका में भी बीजेपी ही सत्ता में है। ऐसे में बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या का दांव फिलहाल उल्टा पड़ता दिख रहा है, क्योंकि मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के बाद सवाल बीजेपी पर ही अब उठाए जा रहे हैं। लेकिन इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि बड़े पैमाने पर यहाँ बेड घोटाला हुआ है, क्योंकि महानगर पालिका की तकरीबन 10,000 के आसपास शहर में बेड्स हैं, जिनमें से 1,000 से 1,200 के आसपास हर रोज खाली होती है, लेकिन आपको पोर्टल पे एक भी बेड खाली नहीं मिलेगी। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। टूल किट और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को लेकर नए नियमों के तहत अब केंद्र सरकार और ट्विटर आपस में भिड़ गए हैं। अपने दफ्तर पर दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम पहुंचने पर ट्विटर ने एतराज किया था और इसे अपने कर्मचारियों की सुरक्षा को खतरा बताया था। आज सरकार और दिल्ली पुलिस दोनों ने इसका सख्त जवाब दिया है। केंद्र सरकार ने ट्विटर को दिए जवाब में कहा है कि भारत की परंपरा में बोलने की पूरी आज़ादी है। सबसे बड़े लोकतंत्र पर शर्तें थोपने की कोशिश है। भारत के कानूनी तंत्र की अवमानना की कोशिश है। भारतीय कानून मानने से बचना चाहता है ट्विटर। भारत सरकार के दिशा निर्देशों पर अमल से इनकार। दिशा निर्देशों को आधार बना आपराधिक जवाबदेही से बचने की कोशिश है। तो इससे पहले सोशल मीडिया को लेकर आए नए नियमों के तहत ट्विटर ने आज अपनी चुप्पी तोड़ी है। ट्विटर ने बयान जारी करके कहा है कि भारत के लोगों के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। सेवा जारी रखने के लिए भारत के कानून का पालन करेंगे। हम पारदर्शिता के अपने सिद्धांतों पर चलते रहेंगे। कानून के दायरे में बोलने की आज़ादी, प्राइवेसी की रक्षा करते रहेंगे। अभी भारत में लोगों के बोलने आज़ादी पर गंभीर खतरे को लेकर चिंतित हैं। साथ ही पुलिस के डर दिखाने के हथकंडों को लेकर भी चिंता है। नए नियम जो मुक्त खुली सार्वजनिक बहस को रोकते हैं, उनमें बदलाव के पक्ष में है। पीएनबी घोटाले के मास्टरमाइंड भगोड़े मेहुल चोकसी को डोमिनिका से गिरफ्तार कर लिया गया है। वो क्यूबा भाग जाने की फिराक में था। सूत्रों के अनुसार वो बोट के जरिए कैरिबियन आइलैंड डोमिनिका पहुंच गया था। सूत्रों के अनुसार भारत डोमिनिका पर चोकसी को भेजने के लिए कूटनीतिक दबाव बनाएगा। हालांकि डोमिनिका की भारत के साथ प्रत्यर्पण संधि नहीं है। एंटीगुआ के प्रधानमंत्री गैस्टन ब्राउनी ने भी डोमिनिका से कहा है कि वो गैरकानूनी रूप से प्रवेश करने को लेकर उसे सीधे भारत को सौंप दे। चोकसी पीएनबी घोटाले के सामने आने से पहले ही जनवरी 2018 में एंटीगुआ चला गया था और उसने वहां की नागरिकता ले ली थी।
it would appear that he may have entered the island illegally, possibly by boat. So the Dominican government is cooperating with the Antiguan and Indian governments. Mr. Choksi will be deported from Dominica. However, we have requested Prime Minister Skerrit and law enforcement in Dominica not to return him to Antigua, where he has legal and constitutional protection as a citizen. In fact, we have requested specifically that he be detained and to allow law enforcement in India to make the necessary arrangements with the Dominican government to have Mr. Choksi returned directly to India. वहीं मेहुल चोकसी के वकील ने एनडीटीवी से कहा है कि मेहुल चोकसी की भारत की नागरिकता जा चुकी है। चोकसी को वापस एंटीगा को ही सौंपा जा सकता है। डोमिनिका से सीधे भारत भेजने का सवाल ही नहीं है। मेरा मानना है कि चोकसी अपनी मर्जी से डोमिनिका नहीं गया। मुझे इसमें कोई खेल नजर आ रहा है। तो इसी के साथ फिलहाल खबरों में अभी के लिए इतना ही।